अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं सदर फरीद खान। मुलाहिज़ रखिए हेडलाइन। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि यहां से मॉनिटर किया जाएगा और जो जो अमल नहीं किया जाएगा वहां बंद कर दिया जाएगा। जो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जो भी इदारा, कारखाना, दुकान या इलाका एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेगा उसे बंद कर दिया जाएगा। अस्पतालों में जून के आखिर तक 2000 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे वजीर आजम इमरान खान। आवाम को कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी बचाना है। अमीर तबके को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आलमी सर्वे में कहा गया है कि भारत में लॉकडाउन से 34% घराने मुतासिर हुए, जिससे गुर्बत में इजाफा हुआ। दुनिया को अंदाजा हो गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं। वजीर आजम इमरान खान। रवा माली साल की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 0.4%। माशी इस्तेहकाम को कोरोना वायरस से धचका लगा। इक़्तिसादी बहरान विरसे में मिला। $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा कम करके $3 अरब पर लाए। 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की न्यूज ब्रीफिंग। ज़राअत की तरक्की के लिए 300 अरब रुपए का मराती पैकेज। एहसास कैश प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया गया। बरामदात के फरोख्त के लिए चीन के साथ अफ्रीका की मार्केट पर भी तवज्जो दे रहे हैं। चीन पाकिस्तान से सीमेंट और मुतल्लिका सामान खरीद रहा है। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की न्यूज ब्रीफिंग। माली साल 2020-21 का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास शाम 4 बजे होगा। ऑपोजिशन सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से न खेले। माजी की हुकूमतों ने इदारों को तबाह कर दिया। ऑपोजिशन मुस्बत तजावीज के बजाय सियासत कर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को खुशहाली की राह पर डाल दिया। वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का बयान। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, अमरीका का इज़हार तशवीश। मोदी सरकार ने गांव रिक्शा के नाम पर मुसलमानों के कत्ल और हुजूम के हाथों अक़लियतों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भारत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी। भारत समेत दुनिया भर में सिख बिरादरी की तक़रीबात। फाशिस्ट मोदी हुकूमत से तंग आए सिखों का एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा। नाज़रीन, PTV न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है, कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क की दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्दो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो गोक्षी से निकाह कर लेना।
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أعلن دولة رئيس الوزراء عمران خان عن الإشراف الشخصي على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. ففي معرض دائري للرأي حول وضع الفيروس في إسلام آباد، حذر رئيس الوزراء بأنه سيتم غلق أي مؤسسة أو معمل أو محل أو منطقة إذا ما تطبق الإجراءات الاحترازية. تم إصدار التقرير الاقتصادي للسنة المالية الجارية، وبسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا فقد وصلت نسبة الإنتاج الإجمالي في البلاد إلى 0.4%، وبسبب الإصلاحات فقد زاد التوفير بمعدل 17%، في حين تم تقليص الخسائر الجارية إلى 73%. وبسبب التنسيق والتنظيم المالي العسير لم يتم استحصال أي قرض من البنك المركزي، كما تم إعادة قروض تعادل 50 تريليون روبية، ولم يتم فرض أي ضرائب في الموازنة. أعربت أمريكا مجددا عن القلق إزاء التعصب الهندي والتنافر والسلوك التمييزي العنصري والمذهبي مع الأقليات في الهند. وأصدر وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو تقريرا جاء فيه بأن الهند لم تتخذ أي خطوات رد أعمال قتل المسلمين بالأقليات بمهاجمتهم. وشدد مايك بومبيو بحسب وسائل الإعلام الأمريكية على أن حكومة مودي يجب أن تؤمن حماية الأقليات وفقا للدستور. سجلت باكستان رقما قياسيا في عدد الإصابات في تقريب في فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، حيث بلغ 5843، فيما توفي 101 مصاب. كما تم القيام بفحص 56573، ووصل عدد المصابين إلى 119536، وعدد المتوفين 2356، كما تماثل إلى الشفاء 38391 مصابا. وبهذا النبأ يسند سادتي إنهاء نشرة الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है, और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स शरीफियों का आलयकार। इंसान की
की लालच और इश्क की दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो कोक्शी से निकाह कर लेना। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नजला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद आज के प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में। नाज़रीन, कोविड-19 की सूरत हाल को लेकर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कौम को एक दफ़ा फिर एतमाद में लिया और उन्होंने इस बात से आगाह किया कि हम सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हालात हमारे काबू से बाहर है, या ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स का और मुश्किलात का अदराक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि जिन SOPs पर मुस्तकिल और हर वक्त अमल करने का कहा जा रहा है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इस चीज़ को भी मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा, और जहाँ ये शिकायत मिलेंगी कि वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा तो जो उनकी टाइगर फोर्स है उसके जरिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उसका इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखिए जो आज की एक अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उसके साथ साथ उसका एक MOU साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। उसमें कंट्रीब्यूशन हमें बताया गया, जो मिनिस्टर है फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब उससे मौजूद थे, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद थे, और ये कंट्रीब्यूशन से आगाह किया गया कौम को कि इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसकी जो रिसर्च है, जो उसकी इन्वेंशन है वो किस तरह से कारआमद साबित हो रही है इस दौर में। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और उसके साथ साथ कोविड-19 से जुड़ी जो मिथ्स हैं उनको भी जरा हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि रोशनी डालें और उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने लेकर आए। जो शख्सियत हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आज PTV न्यूज़ के प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक के लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं वेलकम कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। अच्छा फवाद चौधरी साहब,
इससे पहले कि मैं वो बात करूं जो जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उससे कबल मैं चाह रही थी कि जो आज वजीर आजम का खिताब था, जो उन्होंने एक दफा फिर ये कौम को बताया कि हालात हमारे कंट्रोल में है, लेकिन काबू से बाहर होने में यकीनन देर नहीं लगती अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाए। आज की जो प्रेस टॉक थी और लोगों की जो राय है लॉकडाउन को लेकर और दीगर चीजों को लेकर, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कंसिस्टेंट एक ओपिनियन इसके ऊपर रही है। शुरू दिन से उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ जो प्रिकॉशंस हैं, हेल्थ है, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी है, और हमने दोनों को, जो एक हमारी इकोनॉमिक लाइफ है और जो हमारी एक जिंदगी है, उसको हमने साथ साथ लेके चलना है। अब देखिए, ये इसके कोई 2+2 इसका आंसर नहीं है कि एक जो तासुर है कि आप मुकम्मल तौर के ऊपर कर्फ्यू लगा दें, कोई बंदा जो है वो बाहर ना आए। जो कुछ हमारे अपोजिशन के स्पेशली जो दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए था कि पुलिस बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, मस्जिदों में लोगों को इबादत करने नहीं देने चाहिए था, या ताजर जो है उनको दुकानों में नहीं होने देना चाहिए था। देखिए, 10-12 करोड़ लोगों के पीछे आप सूटी लेके नहीं खड़े हो सकते। आपने यही करना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रोच थी कि रोजा आप पाकिस्तान ने क्या किया, हमने एक NCOC का इदारा बनाया, उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उनको डाला, उसमें फौज जो है उसको शामिल किया, NDMA को शामिल किया, वायरोलॉजिस्ट शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, वो लोगों को जो बाकी माहिरीन हैं उनको भी बुलाते भी रहते हैं। ये इदारा रोज सुबह बैठता है, रोजाना सोचता है कि आज की सूरत हाल क्या है, कौन से सेक्टर्स हम खोल सकते हैं, कौन से सेक्टर्स बंद कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करता है। और शुरू दिन से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो अब बाकी दुनिया में भी उसको जो है वो अब तस्लीम किया गया है कि जो 100% लॉकडाउन की थ्योरी थी वो ना तो कहीं चल सकी है, और फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जहाँ पे वो कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे अब देखिए फूड रॉयट्स हो रहे हैं। सो आपने ये जो इंतहा पसंदी है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वो हर फॉर्म में नुकसान देता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं समझता हूँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, इसमें हकीकत पसंदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखा कि वज़ीर आज़म ने आज अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ये चाहती है कि अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी हो जाए, मईशत भी मुल्क की तबाह हो जाए, और उसके साथ साथ अमवात भी ज्यादा हो जाए। उनका इशारा किस जानिब था और किस चीज को लेकर उन्होंने ये बात की? प्लस जो शहबाज शरीफ साहब को भी अब कोविड-19 पॉजिटिव उनका टेस्ट आ गया है, उसकी जिम्मेदारी भी PMLN जो है वो डाल रही है नैब पर, वजीर आजम पर, कि हुकूमत पर, कि अगर वो नैब ना बुलाती, ना हुकूमत की ईमा पर ये होता और ना वो कोविड-19 पॉजिटिव होते। नहीं तो वो उससे पहले तो फिर ये है ना कि ना वो चौधरी शुगर मिल के पैसे बाहर भेजते, ना उस तरह से टीटियां लगवाते, ना उनका पैसा जो है जो पाकिस्तान में इस तरह से आता, और ना उनको जो है वो देखे 7 अरब रुपया है, ये एक छोटी अमाउंट तो है नहीं जो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पास आई है जिसका उन्होंने जवाब देना है। अब ये कहना कि इस सारे मामला रोक दिए जाए और पूरा मुल्क ही जो है वो इसलिए रोक दिया जाए कि इनके खिलाफ केसेस ना चलें, ये तो मेरे ख्याल बड़ी नामुनासिब डिमांड होगी। और दूसरा, कितनी दफा अनफॉर्चुनेटली ये शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला है अपनी सेहत को लेके कि अब तो सही भी खराब हो तो लोग समझते हैं कि पता नहीं खराब होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर इकबाल, जरा मैं आपसे भी इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, फवाद चौधरी साहब अगर आपकी इजाजत हो। डॉक्टर इकबाल से फरमाइएगा कि इस तरह जो मुल्क में सूरत हाल है, क्या जितनी भी पहले से जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी प्रोडक्शन होंगी, उसके मुकाबले में आप देख रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल्ड है, जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो कदरे कम है? अगर हालात या मुख्तलिफ सिचुएशन से अगर हैंडल किया जाता तो कदरे हम इसमें भी बेहतरी की तरफ होते कुछ? देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हुई है, यही पैटर्न मोरलेस पाकिस्तान में भी है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड किया गया अप्रोप्रिएटली, बहुत हद तक साइंस को डिप्लॉय किया गया। हमारे अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को जीरो से लेके अब कई हजार, 30,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों में भी डेवलपमेंट हुई है। तो फैक्ट ये है कि स्प्रेड तो सटली हुई है, और उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन यह है कि लोगों ने SOPs फॉलो नहीं किए हैं, एहतियात नहीं की हैं, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा प्रिकॉशन नहीं किए हैं। अगर ये साथ होता रहता तो गालिबन शायद इस लेवल पे स्प्रेड भी नहीं होती।
مگر فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت جو اسپریڈ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہے، مگر اس میں ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ اگر یہ احتیاط رہے اور ایس او پیز لوگ فالو کریں اور پریکاشنز ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکے۔ اس لیے جو وزیر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنی ہے، اس کے ساتھ ریسرچ بھی جاری رکھنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے، اور احتیاط جو پریکاشنز ہیں، جو انٹرنیشنل نارم ہے، آپ اسے شامل رکھنا ہے اپنی زندگی میں۔ پھر اس صورت میں تو ہم اس پینڈیمک سے نمٹ سکتے ہیں، مگر اگر سارے لوگ نکل آئیں باہر اور کسی قسم کی پریکاشنز نہ ہو تو پورا سسٹم اوور ویلم ہو جائے گا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا حالات کو سنبھالنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پبلک بیہیویئر پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیا کس طرح لوگوں کو اویئر کرتا ہے، کس طرح رسپانسبلی لوگ اس کو ہینڈل کرتے۔ مگر میں یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے بالکل ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب، میں آپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، اٹ از اباؤٹ 18 مئی، آلموسٹ ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ وزارت سائنس کی ایک ایکسپرٹ کمیٹی نے 3 بنیادی نکات پر رائے دی ہے۔ پاکستان میں کرونا کا زیادہ دباؤ جون کے وسط تک سامنے آئے گا، اجتماعی مدافعت یعنی ہرڈ امیونٹی کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے۔ کرونا زکام نہیں ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، مگر جس کا ادراک آپ کو تھا، آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا ٹائم جو پیک جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو بعض جگہ پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اگلے آنے والے ماہ میں ہوگا، مگر ہم پیک میں انٹر ہو گئے، تو کیا ایس او پیز فالو کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے؟ میں ہرڈ امیونٹی والی بات پہ بعد میں آتی ہوں۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ ہی جو ہے وہ مجھے ان معاملات کا مجھے پتا ہے، نہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے لیے ہم نے تو یہ کیا ہے کہ اپنی منسٹری میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ سائنٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے کامسٹیٹ کے چیئرمین ہیں اور ون آف دا موسٹ پرومیننٹ نیم ان پاکستانی سائنس سین، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کو زحمت دی۔ انہوں نے ایک جو پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی، جس کو ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے وہ ہے۔ اب ہم نے جو بات پوچھنی ہوتی ہے ہم اپنے ان جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے۔ تو یہ جو انالیسس ہے کہ جون میں ہم پیک میں انٹر ہوں گے، یہ بھی ان کا انالیسس تھا۔ اب یہ ہرڈ امیونٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی جو ہے اسی کمیٹی کا جو ہے وہ فیصلہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ کیا ہمارے پاس کیا فارمولا ہے جج کرنے کے لیے کہ یہ جو پیک جس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اس کی پروڈکشن صحیح ثابت ہوئی کمیٹی کی کہ یہ ہم جون میں انٹر ہو جائیں گے، یہ کتنا عرصہ جاری رہے گی، اس کی جو امپلیکیشن ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پہلے کہا کہ اس دفعہ جو سائنس کی انفورسمنٹ ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی، اتنی بڑی انفورسمنٹ سائنس کی جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایکچولی مجھے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب HIV وائرس آیا تو اس کی جو ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ بنانے میں ہمیں 4 سال لگے تھے انسان کو، جبکہ یہ جو سارس کی یا یہ جو کووڈ-19 کی جو کٹ ہے یہ ہم نے چند ہفتوں میں بنا لی، اور اب تو ہم جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ سو ایک جو انفورسمنٹ ہے سائنس کی وہ تو بہت بڑی ہے، بٹ اب یہ فارمولا کہ کتنا عرصہ یہ پیک جو ہے وہ جاری رہے گی، اس کو نیچے لانے کا کیا طریقہ ہے، ہم کیا کیا پریکاشن دے سکتے ہیں، اگین دس از سم تھنگ جو ڈاکٹر اقبال چودھری اور جو باقی ٹیم کے لوگ ہیں میں پھر ڈاکٹر اقبال سے ذرا مختصر اس کو جان لیتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، جس سے چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پیک میں انٹر تو ہو چکے ہیں، اب یہ پیک جو ہے وہ کب تک رہے گا اور پھر کب تک جو ہے وہ تھوڑا سا جو کرو ہے وہ فلیٹ ہونا شروع ہوگا، پلس اگر بتائے گا کہ ہرڈ امیونٹی کی جو بات ہو رہی ہے اور جس کو خطرے سے خالی بھی قرار نہیں دیا جا رہا، واٹ از ایگزیکٹلی اٹس میننگ؟ دیکھیے، جو پیک ہے وہ کیونکہ پیک کے پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، اسی طریقے سے پیک سے نیچے جانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پیٹرن ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ پیک سے آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں، جتنا وقت اس کو جانے میں لگتا ہے اسی وقت اس سے نیچے جانے میں بھی لگتا ہے۔ ہر امیونٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 60-70% لوگ انفیکٹ ہو جائیں، ان میں امیونٹی ڈیولپ ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ امیونٹی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں ویکسین کے ذریعے بھی، مگر ویکسین ابھی 8-9 مہینے دور ہے،
तो अगर ये नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हर्ड इम्यूनिटी के ऑप्शन को बिल्कुल जहन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस लेवल पे अमवात हो सकती हैं वो बहुत ट्रैजिक होगी, और इसको हमें हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। हमें ये इस पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि लोग खुद ब खुद इम्यून हो जाएंगे और इन्फेक्शन इस लेवल पे फैलेगा कि फिर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो है वो कितना अर्सा रहेगा अभी अगर हम पीक में एंटर जैसे हो गए तो? जैसे मैंने आज किया कि आपको एक खास वक्त लगा है हमें पीक पे या पीक के करीब जाने में, तो तकरीबन इतना वक्त लगेगा हमें इसे वापस एक नॉर्मल हालत पे आने के लिए। ये एक्सपेक्ट करना है कि फौरी तौर पे एक पीक खत्म हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये एक एटलीस्ट 2 to 3 months बात है। जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकबाल साहब। मैं यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी। फवाद चौधरी साहब आप प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ मजीद चीजें भी हैं जो आपसे जाननी है। जो MOU आपने साइन किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, उस पर भी बात करनी है, और कुछ मजीद इश्यूज भी है जिन पे आपकी राय चाहिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। फिर आपको करते हैं खुशामदीद, और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फहीम यूनुस ने USA से। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहीम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फहीम यूनुस, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जरा मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि आज जो फवाद चौधरी साहब आपकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी जो हमने देखी भी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और MOU भी साइन हुआ है, हमें थोड़ा सा बताएगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशन, क्या अचीवमेंट्स हैं इस मिनिस्ट्री की, आपकी मिनिस्ट्री की? ये देखिए, फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था कोविड का। 26 फरवरी को पाकिस्तान में हम अपना कुछ भी खतरा हम नहीं बना रहे थे। 5 मार्च को एक्चुअली जहाँ पे सैनिटाइजर जो है वो शॉर्ट हो गए, तो हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट्स का, PCSIR का, फिर उसके बाद वो डिफेंस प्रोडक्शन के साथ हमने मिलकर किया, और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान अब जो नेट इम्पोर्टर था सैनिटाइजर्स का, अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं, स्केल एक्सपोर्टर हैं डिसइंफेक्टेंट्स के। लाइकवाइज जो हमारी प्रोटेक्टिव किट्स हैं, आपको याद होगा डॉक्टर्स की हड़तालें चल रही थी, प्रोटेक्टिव किट्स जो है नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से मंगवा रही थी, चाइना के ऊपर बोझ आ गया, लिहाजा वो चाइना पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर हमने वो प्रोजेक्ट जो है जब हमने लॉन्च किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अब न सिर्फ ये कि हम अपना प्रोटेक्टिव किट्स बना रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो आज आपके सवाल से रिलेटेड है वो ये थी कि हमने वेंटिलेटर्स के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। उसमें हमें 57 डिजाइन जो है वो मौसूल हुए। हमारे जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसने इंजीनियर्स इकट्ठे किए, उन्होंने वो जो डिजाइन जिन्होंने बनाए थे इंजीनियर्स, उनके साथ बैठे, उनके साथ इम्प्रूवमेंट्स की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 वेंटिलेटर्स जो हैं हमारे फाइनल स्टेज में हैं जो कमर्शियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं। अब इसके नतीजे में ये जो एफर्ट हुई है, एक बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है उसका जन्म हुआ है। हम तकरीबन $100 मिलियन की एक्सपोर्ट्स जो है वो इस हफ्ते तक हमारी जो है वो बुक हो चुकी हैं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगले 3 से 4 महीनों में $500 मिलियन तक की एक्सपोर्ट जो है वो हमारी ये जो मेडिकल कोविड रिलेटेड एक्सपोर्ट है ये होगी। इसके अब हमारा ये जरूरत थी कि हम एक फ्रेम कि कहीं ना कहीं टेस्ट किट्स की अब शॉर्टेज हो रही है। पंजाब में कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, और आपने भी शुरू में मुझे याद है डॉक्टर यासीन राशिदी और आप भी टेस्ट किट्स के हवाले से आपने कहा था कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो बन रही है वो अभी ट्रायल पर है, उनका कुछ स्टेटस बता सकते हैं? नहीं, कोई ट्रायल पे नहीं है। यहाँ पे तो जो पीपी किट्स बन रही हैं वो तो हर जगह अवेलेबल है। असल में कई जगहों के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो सप्लाईज हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा, NCOC में भी कहा और अब भी कहा है कि हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्टली अपनी सप्लाईज खुद खरीद लें मार्केट से। ये पहले ऊपर खरीदते हैं, फिर नीचे जाती है, सूबों में जाती है, फिर सूबों से इतना लंबा सप्लाई चेन बना दिया है कि जिसकी वजह से कई जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं तो कहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में शॉर्ट है वो आके हमारी मिनिस्ट्री से उठा के ले जाए, हम आपको कनेक्ट करवा देते हैं, वो आके ले जाए। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की इस वक्त बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़रूरत से चीज़ें बना रहे हैं, इसीलिए तो हमने सपोर्ट की इजाज़त दी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि ये जब हमने वेंटिलेटर्स बनाए हैं, अब देखिए उसी दौरान हमने अपने डायलिसिस मशीन की जो है वो हमारी अपनी बन रही है। हम सिर्फ 4 महीने पहले तक हम अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, बाहर से हर चीज़ मंगाते हैं। तो अब ये जो सारी डिवाइस इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान में लगना शुरू हुई है और इसका एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था। और हमने ड्राफ्ट के साथ ये किया है कि इसकी जो इंजीनियरिंग साइड है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इंजीनियरिंग बोर्ड के जरिए जो है वो उसको रेगुलेट करेगी, और जो उसका बाकी है मेडिकल पार्ट है वो ड्राफ्ट कंट्रोल करेगी, ताकि हम एक यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो डिवाइसेस हैं वो अब हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास दोबारा फवाद सर। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, हम तो अमेरिका तो शायद पीक में निकल कर अब उससे शायद बाहर निकल रहे हैं, हम सब पीक में एंटर हो रहे हैं। अभी हम यही सवाल कर रहे थे कि हमें कितना अर्सा इस पीक का फेस करना होगा, कब ये जो कर्व है वो फ्लैट होगा, और उसके साथ साथ जानना ये है कि अब हर जगह एक ही सिंपल बात हो रही है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद कोविड-19। इससे छुटकारा तो मिलना नहीं है। दुनिया कितनी तब्दील होने जा रही है, हमारे लाइफ स्टाइल्स कितने तब्दील होने जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। हमें तो ऑलरेडी पता चल गया है कि लाइफस्टाइल हमारे कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए हैं, हर दुनिया में हर तरफ हो गए हैं। आई थिंक जो रियलिटी पाकिस्तान की है वो शायद मुख्तलिफ है जो रियलिटी अमेरिका की है। और इस वक्त तक लोग ये कन्फ्यूजन की बात तो बहुत करते हैं कि हमें क्या इल्म नहीं है वायरस के बारे में, लेकिन एज अ डॉक्टर जिसने 20 साल ये काम किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें अब बहुत ज़्यादा इल्म है। हमें शायद थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। हम वहाँ नहीं खड़े जहाँ हम फरवरी में खड़े थे, और हमारी एक अपॉर्चुनिटी है क्लियर मेडिकल मैसेजिंग की, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो आवाम में खौफ फैलेगा। वो कोई भी मुल्क हो, वो कोई भी जगह हो, ह्यूमन साइकी एक ही है और इस वायरस की साइंस एक ही है पूरी दुनिया में। तो जहां मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, जो मेरा वतन है, जहां मैंने आधी ज़िंदगी गुजारी है, वो है मेडिकल एक्सपर्टीज की एक क्लियर टू वे कम्युनिकेशन अवाम के साथ। टू वे के ऊपर मेरा जोर है कि जहां लोग अपने सवाल पूछ सकें और उनको ऑथेंटिकली उनको जवाब मिल सके जो WHO के साथ अलाइंड हो, ताकि हम अपनी साइंस ना बना लें। अदरवाइज ये होगा कि हमारे टोटके और हमारी इतनी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी कि लोगों में खौफ आएगा और आपके पास कोई एंकर, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है ये एक अगली अपॉर्चुनिटी, और इस पर कुछ बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। इस पे ज़रूरी ये है कि एज अ डॉक्टर देखिए 4 फैसेट्स हैं इस चीज़ को मैनेज करने के। एक इसकी मेडिकल एंगल है, एक इसका इकोनॉमिक एंगल है, एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल है जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, और एक इसकी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बना दी है। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम सब अपनी लेन में स्विम करें। एक डॉक्टर का कोई काम नहीं है कि वो इकोनॉमिक पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे, और उसी तरह बाकी लोग जो हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट्स को जगह दें, अपने मुल्क के मेडिकल एक्सपर्ट्स को, ताकि हम लोग इस पर थोड़ा सा मुत्तहिद हो के, ये वायरस बहुत मुत्तहिद है, हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करनी है। अच्छा डॉक्टर फहीम, मुझे एक साथ ये भी बताएगा कि क्योंकि ट्विटर पे भी हम आपको देख रहे होते हैं, आप बड़े एक्टिव भी हैं, प्लस मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स को भी आप बड़ा उसको क्लियर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अब ये भी लोगों के अंदर आ गया, लोग ये बात कर रहे हैं कि अब शायद सबने ही होना है, सबको ही होना है, कोई सिम्टोमेटिक भी है इसमें। WHO की एक स्टडी आई जिसमें उन्होंने बताया कि सिम्टोमेटिक जो है वो स्प्रेडर नहीं होंगे, मतलब वो कदरे वेरी रेयर होगा कि वो इस वायरस को स्प्रेड कर सकेंगे या ट्रांसमिट कर सकेंगे। लेकिन बाद में कुछ इतलात आई कि वो शायद उससे बैक ट्रैक भी हुए कि हमारी बात को सही नहीं समझा। ये जो एसिम्प्टोमेटिक है, ये कितना खतरनाक है एक नॉर्मल फैमिली के लिए या दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या वो भी उसी तरह से स्प्रेड कर रहा है उस वायरस को? देखिए, सिम्टोमेटिक पे आखिर पे आते हैं। पहली बात यह कि मैं ट्विटर पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है। जितने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, दे आर रीडिंग द ट्वीट्स। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था इस बात का, और जो मैं कंफ्यूजन लोगों में देख रहा हूँ, यकीन कीजिए मुझे रात को नींद नहीं आती कई दफा, क्योंकि लोगों बेचारों के पास मैं सोच सकता हूँ बस वसाइल नहीं है, और वो एक 8000 का टेस्ट दूसरी दफा करवाना चाह रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हम अमेरिका में भी नहीं करते। तो मुझे एक तो नजर आता है कि वसाइल गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरा बिफोर हम उस पे जाएं जो कि WHO ने बात की है, इतनी सीधी बातें जिनके बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी कोई इबहाम बाकी नहीं रहा।
हमें लोगों को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देने, हमें उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तरफ नहीं लाना, हमें हजारों लाखों रुपए की एक्टेमरा टाइप दवाइयों की जरूरत नहीं है लोगों को घरों में। तो हमें उन चीजों पे पहले कंसेंसस कर लेना चाहिए जिन पे अब ब्रॉड दुनिया में कंसेंसस है। हम अस्पतालों में भी वो चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके बाद आखिरी बात आती है उन चीजों में जिनमें अभी इबहाम है, जिसका आपने अर्ज किया, जिक्र किया आपने कि WHO ने कहा कि एसिम्टोमेटिक स्प्रेड नहीं होती या कम होती है, लेकिन इस चीज के ऊपर इबहाम है। इस पे बहुत ज्यादा साइंस अभी तरक्की कर रही है, इस पे शायद कभी भी एक आंसर ना हो। बाकी वायरसेस पे भी हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी वायरसेस को 100% जान गए हैं और कोरोना को नहीं जाने। तो मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने सिर्फ ये बात की है जो मैं अभी भी समझता हूँ। मेरा ख्याल है हमारे लोगों को अब ये आदत होनी चाहिए कि हम ट्रस्ट करें। देखिए, जब हम गाड़ी में होते हैं ना, ऊबर में या करीम में, तो आप ड्राइवर के साथ बहस कर सकते हैं, लेकिन जब जहाज में होते हैं आप पायलट से बहस नहीं करते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पायलट एक्सपर्ट होता है और जहाज में 200 लोग होते हैं। अब हमारे 220 मिलियन लोग हैं, तो हमें वोट जिसको भी हम लीड करने के लिए कहें, वो गवर्नमेंट हो, हम उस पर ट्रस्ट करें। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का लीड करने के लिए उस पर ट्रस्ट करें, और जब डॉक्टर्स हों तो मेडिकल एक्सपर्टीज और WHO पे ट्रस्ट करें। इसको पोलिटिसाइज बहुत जल्दी हो जाता है ये चीज मीडिया में, लेकिन अगर लोग उसकी हकीकत जानते हो, जैसे मैं जानता हूँ एज एन इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। जो काम वो कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज उनके पास है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो या साउथ कोरिया और ताइवान हो, उन्होंने WHO की स्ट्रैटेजी से इस वायरस के खिलाफ जंग जीती है। वो एक ही स्ट्रैटेजी है। तो हमें उन चीजों की तरफ आना चाहिए कि जिनके अंदर इबहाम कम है, उन पे यूनिफिकेशन करनी चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। और ये वो चीजें जो कि कंसेप्चुअल हैं, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। मैं इसलिए बार बार इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है, लेकिन ये वो चीजें जिनके लिए सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन SOP से फॉलो करना होगा। आने वाले वक्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसलिए मैं ये बात सवाल कर रही हूँ कि आने वाला जो वक्त है, जो मजीद अगर हम पीक की तरफ आ सकते हैं, कोई कैलकुलेशन होगी आपकी मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की, जिस तरह से डे टू डे चीजें मॉनिटर हो रही हैं, NDMA, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो अभी हम पीक पर हैं। जुलाई क्या होगा, अगस्त क्या होगा? अवाम परेशान है, उसको हमें बताना है। जो एक कहा गया कि लड़ना है तो डरना नहीं है, लड़ना है, तो लोग तो बात कह रहे हैं कि पहले डरा ही देते तो शायद SOPs को फॉलो कर रहे होते लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल डॉक्टर फहीम साहब ने बड़ा जो है एक आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखा है जिसमें कि हमें एक्ट करना चाहिए, और वो फ्रेमवर्क ये है कि हमें बहरहाल जो फैसले करने हैं वो अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से हमें करने चाहिए, ताकि वो एक नॉलेज बेस्ड फैसले हों। जो हम इंडिविजुअल्स जो फैसले करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। हमने सबसे पहले, मुझे नहीं पता किस ने यहाँ पे मशवरा दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर के बाद यहाँ पे HCQ जो है वो लोगों ने देना शुरू कर दी। प्रेसिडेंट ट्रंप डॉक्टर तो नहीं थे। इसी तरीके से हमने वहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ा कि रेमडेसिविर काम कर रही है, तो यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। फिर कोई उठता है, वो कहता है कि नहीं ये 100% जो है वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, हम प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंकली आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद डॉक्टर साहब कि देखिए ये दुनिया में ये पहली तो आप ये चीज जरूर समझिए, जो इन्फोर्समेंट साइंस की और मेडिकल साइंस की कोरोना वायरस में हुई है, इसकी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। आज जितना हम जानते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स जानते हैं, जो इंसान ने जो तरक्की की है, अब उसके बावजूद अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें राय उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो जानते हैं। सो लेट्स नॉट हर बंदे को हर चीज का एक्सपर्ट जो है वो नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में हमने क्या किया है, हमारे देखें हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम है कि जो सैलरी वाले हैं वो तो कहते हैं कि छुट्टियां दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जो ताजर है, दुकानदार है, जिसकी रोज दुकान चलनी है तो उसने रात को खाना खाना है, वो कहता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, आप तो मुझे जीते जी मार देंगे। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट ने तमाम अपनी चीजों को बैलेंस करना होता है। उसने ताजरों की बात भी सुननी है, उसने वकीलों की भी सुननी है, उसने जो तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है। लिहाजा एक तो जो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं 100% कर्फ्यू लगा दें, 10-12 करोड़ लोगों को पीछे चोटियां लेके खड़े हो जाए,
देखिए ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप लोगों तक बात कैसे पहुंचा सकते हैं, मीडिया का क्या रोल है, और जितनी कम कंफ्यूजन होगी उतना ज्यादा जो अच्छा होगा। लेकिन फवाद कादिर साहब, अगर हम एक्सपर्ट की राय ही लेनी है और एक्सपर्ट की राय पर ही हमें फैसले भी करने चाहिए, तो आपको भी याद होगा, चाहे वो कराची के डॉक्टर्स हो, चाहे वो लाहौर के डॉक्टर्स हो, वो तो बड़ा शुरू में ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन करें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें ताकि हम इस पैंडेमिक से, एपिडेमिक से बच सके, फैलाव से रुक सके। नहीं, देखिए जो इशू ये है कि जो NCOC हमने फोरम बनाया है ना, वहाँ पे तमाम इदारे, तमाम एक्सपर्ट्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये कुछ डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ कहते हैं करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में आपने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। न्यूजीलैंड की आबादी 48 लाख है, उसकी आप मिसाल 22 करोड़ की आबादी के ऊपर ना लगाएं। सो बेसिकली देखिए इसके लिए क्या बेहतरीन तरीका किया गया, NCOC का इदारा बनाया, वहाँ पे सारे सूबे भी रिप्रेजेंटेड हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, वहाँ पे फौज भी बैठी है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत भी बैठी है। वो सारे रोजाना की सूरत हाल के ऊपर रोजाना बैठते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, रोजाना का फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान में ये अगर हमने पीक के ऊपर जो है अगर हम हैं, कितना अर्सा रहेगा मैं फ्रेंकली मैं नहीं बता सकता, मुझे तो मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ना ही मुझे पता। सो आई विल अगेन गो बैक टू द पीपल जो ये जानते हैं। जिस तरह से भी आपके सामने डॉक्टर इकबाल चौधरी ने कहा कि जितना अर्सा में पीक पे आने में लगा है, शायद इतना ही अर्सा हमें लगेगा पीक से नीचे उतरने में। तो इसका मतलब है कि 2 महीने अगर हमें लगे हैं तो 2 महीने शायद हमारा हाल रहे। अब 2 इशूज है, एक और इशू ये है कि लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको बुनियादी सहूलतें जो हैं वो मुयस्सर होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जो लोग बीमार नहीं हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो और बीमार ना पड़े, इन लोगों में शामिल ना हो। अब मसलन आप देखिए, हमने पार्लियामेंट के सेशन के ऊपर मैंने बहुत कहा कि ये सेशन वर्चुअल सेशन करा लें, वरना बहुत लोग बीमार होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं सुनी गई। अब 1/3 ऑफ हमारी पार्लियामेंट जो है वो बीमार है, और यूं ही मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों में जब दीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर फहीम से एक और बात करूँ। डॉक्टर फहीम, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, उससे अगर आप बच नहीं सक रहे तो फिर आपका एक सर्वाइवल बड़ा मैटर करता है ना, कि आपकी इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए कुछ आपकी रिकमेंडेशन, जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें हो रही है, कुछ लोग आपने ट्वीट भी किया था, कुछ लोग सना मक्खी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी तादाद में विटामिन C का इंटेक बढ़ा दिया है, कुछ ने विटामिन A, विटामिन D, कुछ जिंक की तरफ चले गए हैं। तो थोड़ा सा रिकमेंडेशन दें कि एक बैलेंस डाइट क्या जरूरी है, कौन से विटामिन है जिसका इंटेक जरूरी है और उसकी फिर एक्सेस भी ना हो जाए। जी, जो कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर अभी बहुत मिस्ट्री है। इम्यूनिटी को बिल्ड करना एक बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है, और ये ओवरनाइट एक हफ्ते में नहीं हो सकती। जैसे हम जितनी मर्जी दुआएं करें और खींच लें, जोर लगा लें, हम अपने बच्चे को जो 6 महीने का है उसको 2 हफ्ते में 5 फुट का नहीं कर सकते। वो एक कुदरती अमर है जो वक्त लेता है। तो पहली बात यह है कि ये मुझे पता है कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई लोगों की इस पे फीलिंग्स हर्ट होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारी चीजें, वो सना मक्की हो या जिंक हो या विटामिन हो, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कोविड को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिन चीजों से फर्क पड़ेगा, जिस तरफ लोग नहीं आना चाहते क्योंकि वो मुश्किल है, कि आप रोजाना 30 मिनट वर्जिश करते हैं, क्या आप 7 से 8 घंटे रोजाना सोते हैं, क्या आप अपने वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 3 चीजें हैं जो कि प्रूवन है, और इस तरफ हम नहीं आते क्योंकि ये मुश्किल है। अब अगली बात यह है कि हमने वहां तक कैसे पहुंचना है जब वैक्सीन आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है यही हमारा व्यू होना चाहिए। बाय द वे, मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन का डिसीजन डॉक्टर्स का डिसीजन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन ये एक शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स गवर्नमेंट के सामने है वो मेरे सामने नहीं है। तो मुझे अपनी राय देनी चाहिए, मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उस पर। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मेरे नजदीक है कि अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर पूरे मुल्क को इस वक्त ड्राइविंग ना आती हो लेकिन सबके पास कार हो, तो हमारी सड़कों पे क्या हालत होगी। हमारे एक्सीडेंट्स होंगे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो हम क्या करें, हम सब ड्राइविंग सीखते हैं और उसके बाद हम एक एहतियात के साथ गाड़ियां चलाते हैं, और हमारे एक्सीडेंट्स ना हो, 0 तो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं।
हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हमने इसके रिस्क को कम करना है, हम इसको जीरो नहीं करना है, केयर करनी है, इसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम जरूर आपको एक दफा फिर हम इन्वाइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मजीद आपसे डिटेल बात कर सके। फवाद चौधरी साहब, अब जरा उस पर आ जाते हैं जो सेशन में आपने कहा कि मैं पार्लियामेंट को अटेंड करने, पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने नहीं जाऊंगा। आपकी रिकमेंडेशन थी कि वर्चुअल होना चाहिए और उसमें सब शामिल हो। PMLN की जिद थी कि ऐसा नहीं हो और उन्हीं के सबसे ज्यादा जो है वो इसका कोविड-19 पॉजिटिव उनके टेस्ट आए हैं। अल्लाह उनको सबको शफायाब करे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन किस हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी भी आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किसकी जानिब से नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, वो ज्यादातर लोग जो है ना वो टेक्नोलॉजी से बहुत आशना नहीं है और तो थोड़ा सारे वो शाय हैं टेक्नोलॉजी से। हालांकि अब तो देखिए, मैंने आज यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग अटेंड की है, इंटरनेशनल मीटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की। उसमें 150 से ज्यादा साइंस मिनिस्टर्स दुनिया के जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और सबने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो हमारा इस वक्त जो पार्लियामेंट के सेशन चलाना या मीटिंग्स करना, फ्रेंकली वो बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, बड़ा सिंपल है, आप बजाय वाईफाई के आप बैंडविड्थ के ऊपर जाएंगे, तार के ऊपर जाएंगे, तो आपकी क्वालिटी जबरदस्त होगी, वो ऐसी होगी जैसे आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो समझने की जरूरत है, हमें जो जानने की जरूरत है, और जो आपने सवाल लाके पूछा भी था कि ये हमारी जिंदगियों को कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये हमारी जिंदगियों को ऐसे ही इफेक्ट करेगा कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जिंदगियों में ज्यादा आएगी। और ये तो कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया, अदरवाइज तो देखिए 5G टेक्नोलॉजी जो है, जो बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी है, वो 5G टेक्नोलॉजी के बाद वैसे ही होलोग्राम ने हमारे स्टूडियोज को वीरान कर देना था। बिकॉज आप एक क्लिक के ऊपर, आप ऐसे ही था कि जैसे मैं और आप एक ही स्टूडियो में आमने सामने बैठे हैं। तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर कम्युनिकेशन, इसी तरीके से सर्जरीज को वो टेक ओवर कर लेगी। सो हमें अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, और फ्यूचर से मेरा मुराद को 25-30 साल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये टेक्नोलॉजीज वैसे ही हमें टेक ओवर कर लेंगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक और बात आपसे जाननी है, वो ये जाननी है कि कल मैं देख रही थी आपने एक और ट्वीट की हुई थी, क्योंकि आप हर एक से पंगा बहुत लेते हैं फवाद साहब। डीसी साहब ने जो है ना एक ट्वीट की थी प्लाज्मा डोनेट करने की, आपने उनको भी सुना दिया, आपने कहा कि कोई जो है इस पे भी मुतफ़िक़ राय नहीं है, साइंस की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर शम्सी, कल उनकी NDMA के साथ मीटिंग हुई है, NDMA ने एक हेल्पलाइन जारी की है कि जी जो कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। वहाँ पर ये ट्रीटमेंट हो रहा है, पाकिस्तान पता नहीं 70-100 के से अबव शायद उनके रिकवर भी हो चुके हैं पेशेंट, और आप इसको मानने को तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, अभी आपने जो डॉक्टर साहब हैं जो अमेरिका से आपको ज्वाइन कर रहे थे, आपने उनसे जो है वो सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सारे टोटके हैं ये फ्रेंकली पाकिस्तान में हम इस्तेमाल कर, मुझे जो देखिए मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हंच है, जो लोग मुझे आके मिलते हैं, क्योंकि मेरी इस तरह की मिनिस्ट्री है कि मुझे जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो आके मिलते हैं, बात होती है। दुनिया में प्रोटोकॉल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के करने के, आप मरीजों के ऊपर डायरेक्टली इस तरह से चीज़ें अप्लाई नहीं करते जब तक उसकी एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो जाए, रिसर्च ना हो जाए और पता ना हो। अब आप अगर अभी आप जाएं और आप पाकिस्तानी, अगर आप जब प्लाज्मा ट्रीटमेंट खोलेंगी तो आपको लगेगा कि गूगल के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में ही सिर्फ ये हो रहा है। अगर ये सारा जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट्स हैं ये अमेरिका में क्यों कामयाब नहीं हुआ, ये बाकी जगहों के ऊपर क्यों कामयाब नहीं हुआ? इसलिए कि वहाँ पे ऐसे नहीं लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों की जिंदगियां कीमती हैं, ऐसी एप्लीकेशन नहीं कर देते। चौधरी साहब, अगर आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ NDMA ने, जिसकी खुद आप मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे डे टू डे स्टडी होती है, डे टू डे चीजों को बताया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर ताहिर शम्सी को बुलवाया, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ बैठ के एक हेल्पलाइन जारी की, तो क्या NDMA ने भी एक टोटका के तौर पर इसको अडॉप्ट कर लिया? पाकिस्तान में तो ऐसे ही हो रहा है। पहले आप देखिए उठा के जो मशीनें हमने टेस्टिंग के लिए मंगा ली, उनके रिजल्ट्स क्या निकले?
उसके बाद अभी जो आप देखिए कि जो हमारे यहाँ HCQs इन्होंने तो लगानी शुरू कर दी थी मरीजों को, वो तो पता लगा कि कैंसरस है, फिर हटाई। उसके बाद इन्होंने एक और फैसला करवा दिया, वो वहाँ पे रेमडेसिविर शुरू कर दी। अब खामखा एक ही जो इंजेक्शन है एक्ट्रमा, इसके ऊपर इतना शोर मचा दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये कोरोना का ट्रीटमेंट है? देखिए ये पाकिस्तान में बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। यहाँ पे जो बाहर से आर्टिकल देखते हैं वो मरीजों के प्रश्न, और मुझे खुद ये जब हम लोग वेंटिलेटर बना रहे थे तो उस वक्त हमने जब उसको जो इनिशियल उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मशीन पे होते हैं, तो मुझे कहा गया कि जी वो मशीन अभी अवेलेबल नहीं है और फ्लाइट्स बंद हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें यकीन है सही है तो हम मरीजों भी अप्लाई कर लेते हैं। और मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, ये बड़ी सेंसिटिव है, लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व है, आप कैसे जो है वो इस प्रोटोकॉल को वायलेट कर सकते हैं। तो ये जो लोग भी इस वक्त जो महकमा सेहत में कर रहे हैं, मैंने एक्सपर्ट से भी बात की है, मैंने डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब से भी और बाकी लोगों से भी पूछा है कि मुझे आप बताइए कि ये कैसे जो है ये अप्लाई हो रही हैं चीजें। एक्चुअली मैंने डॉक्टर सानिया निसर से भी कल पूछा कि, और वो भी WHO की बड़ी रही है, और मैंने उनसे भी समझने की कोशिश की कि ये यहाँ पे जो इस लेवल के ऊपर एप्लीकेशंस हो रही हैं, कोई प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है, कोई HCQ दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, ये किन प्रोटोकॉल्स के तहत हो रहा है। एंड शी ऑल्सो सेड कि अपेरेंटली ये प्रोटोकॉल्स जो है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स वायलेट हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसकी रिव्यू की जरूरत है। और देखिए पाकिस्तान में ये डॉक्टर शमसी हो या कोई हो, एक डॉक्टर की कोई ओपिनियन की हैसियत और औकात नहीं, जब तक एक सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन ना बने, कोई इनका तरीकाकार ना हो कि कैसे, हमारे पास तो क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन भी तो आप नहीं मानते ना। सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन तो बना था नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जेन्युइन है, आपकी अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था, प्लस उसमें यही डॉक्टर ताहिर शमसी भी थे। आज वो कह रहे हैं जिसको नहीं मानता वो आए सुप्रीम कोर्ट में मुझे फेस कर ले, मैं उसको बता दूंगा कि तमाम की तमाम रिपोर्ट जेन्युइन थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कोई डॉक्टर थोड़े हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह किसी से पूछेंगे। और जाहिर है डॉक्टर साहब को किसी न किसी वक्त तो अदालत में या इंक्वायरी में आना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो देखिए एक ही हफ्ता है जिसमें उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं। एक ऐसा हसीन इत्तेफाक है कि जब उन्होंने बाहर जाना था 10 दिन, उससे सारी दुनिया की बीमारियां उन्हीं 10 दिनों में उनको हुई। जो ही वो जहाज में बैठे उसके बाद से उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। तो जाहिर है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हों या जो भी बाकी इन्वॉल्व हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा, वो जवाब का वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं। चौधरी साहब जवाब फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद तो देखिए मैं समझता हूँ कि वो तो उनको तो ठीक है, जो रिपोर्ट्स आई लेबॉर्ट्री से नीचे उन्होंने खुद के ऊपर ओपिनियन दिया, उनको खामखा अपने ऊपर ज्यादा चीज हावी नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं पता होता इन चीजों का, वो तो नीचे बेशुमार चीजें हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पंजाब में तो वैसे भी बहुत सारा रवाज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पता नहीं चलता। लेकिन ये मेरा ख्याल डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं पता चला होगा, और ये जो फ्रॉड है वो पाकिस्तान में पहली बार थोड़ी हुआ है। इससे पहले आसफ जरदारी साहब जो थे उन्होंने तो ये कर दिया कि उनका दिमागी तवाज़ुन खराब है, और बाद में जब सदर बनना पड़ा उन्हें तो उन्होंने वो सारे टेस्ट रीचेक किए, वापस किए, और वो सारा ड्रामा हुआ, वो भी आपको याद होगा। तो पाकिस्तान में तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, लास्ट जवाब दे दीजिएगा कि ये जो शायद इससे पहले हम मिस कर गए, शहबाज शरीफ साहब कोविड-19, मुस्लिम लीग नून की बड़ी जो फर्स्ट ईयर एहसन इकबाल साहब, दीगर बहुत सारी शख्सियात कोविड-19 पॉजिटिव। शहबाज शरीफ साहब की जो मरीम नवाज की ट्वीट भी आई है और दीगर जगहों पे भी हुई, कह रहे हैं कि इसकी जो अगर उसको नैब नहीं बुलाते, जिसका वो खदशात का इजहार कर रहे थे कि मेरी एज भी ऐसी है, मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, मुझे ना बुलाया जाए, लेकिन उनको फिर भी बुलाया गया क्योंकि ये गठजोड़ है हुकूमत का और नैब का, और अगर उनको कुछ हुआ तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, FIR कटवाएंगे हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ। देखिए पहली बात तो यह है कि ये तो खैर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी बार शरीफ फैमिली अपनी सेहत को लेकर झूठ बोल चुकी है कि हर आदमी का पहला तासुर यही होता है कि पता नहीं बीमार हैं भी कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। वो कह रहे हैं वो बीमार हैं, तो अल्लाह उनको सेहत दे और हम सब उनके लिए। थैंक यू वेरी मच शहबाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया PTV न्यूज के प्रोग्राम अवाम से अवाम तक के लिए खुसूसी टाइम निकालने का। हम गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे इशूज जिसपे अभी भी उनको मिथ करार दिया जाए, उनके फैक्ट्स पे भी हमने बात की। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
परियों कलियों की आबादी, जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहाँ तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं, नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं, सुर वाले जिनको सुनते हैं गुर वाले भी सर ढूंढते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद दरीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी, जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुंबे अपनी भेड़ों के झुरमट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूत की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था, खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार है। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर दिन में शहीद हो जाऊं मैं तो कोक्शी से निकाह कर लेना